जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से आपने थंबनेल देखा, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो पुतिन कर रहे हैं इसका भविष्य के रशिया पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि एग्जैक्टली यही सिनेरियो उस टाइम भी हुआ था जब नेहरू की भारत में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, और जब पंडित नेहरू जो हैं वो उन्हें जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम नहीं उठा पाए, या उन्होंने वो कदम नहीं उठाया, और पूरा सिनेरियो जो है आज के दिन भारत का सरदर्द बना हुआ है। यहाँ इस वीडियो को देख के आपको ये एक नॉलेज बढ़ेगी या एक हेल्प मिलेगी कि आज पुतिन जो कदम उठा रहे हैं भविष्य में रशिया के लोगों को इससे क्या फायदा होगा, और इसका एनालाइज करने में एक कंपैरेटिव स्टडी में मदद मिलेगी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके और हमारे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं आगे भविष्य में, तो आपके लिए एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की उसके अंदर बैचेस चल रहे हैं, 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की आपको एनसीईआरटी इसमें कवर करवाई जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप इन बैचेस में ज्वाइन करिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं, 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस है, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। आप इसमें ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से तैयारी की जाती है, कैसे तैयारी की जाती है, और क्या आप उस तैयारी को करने में कैपेबल होंगे भी या नहीं होंगे। तो ये एक टॉपिक। अब दोस्तों अगला उसके ऊपर आ जाता है कि क्या इस समय पर मैंने जो डायमेंशन दी है कि इस समय पर पुतिन वही कर रहे हैं जो आज से कई साल पहले या नेहरू को अपने समय में कर देना चाहिए था। दोस्तों टॉपिक को शुरू जो कर रहे हैं इसमें सबसे पहले मैप को देखिए। अब आप कहेंगे यहां पर तिब्बत या चाइना का जिक्र कहां से आ रहा है। असलियत में यहां इमेजिन करके देखिए सिनेरियो क्या पॉसिबल हो सकता था अगर नेहरू तिब्बत के समय पर ही चाइना को अपोज करते। तो लगभग ये इतना बड़ा इलाका ये है तिब्बत। अब यहां और उसके बाद ये शिनजियांग वगैरह और ये बाकी गोबी डेजर्ट वगैरह, अगर आप चाइना की नॉर्मल पॉपुलेशन को उठाकर देखें मोटे तौर पर, तो आपको यहां नजर आएगा कि असलियत में जो चाइना की जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों, वो 95% पॉपुलेशन इस इलाके में यहां पर है। 95% पॉपुलेशन इधर है। बाकी इस इलाके में अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो चाइना की कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, बल्कि दूसरी एथनिसिटी वाले लोग रहते हैं। यहां पर मेन हान चाइनीज रहते हैं, और बाकी दूसरे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर तिब्बतन्स, शिनजियांग और मंगोल्स और ये सारी अलग अलग कम्युनिटीज दूसरी जगहों पर रहती हैं। अब यहां सोचकर देखिए तिब्बत का ये लोकेशन इस तरीके से, यहां चाइना। अब यहां तिब्बत एक ऐसा इलाका जिसका जो एरिया है वो 24 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वो इंडिया का लगभग 2/3 हिस्से को कवर करता है। आपको लग रहा है छोटा, लेकिन तिब्बत है बहुत बड़ा। लेकिन पॉपुलेशन अगर आप यहां पर देखेंगे तो 25 से 30 लाख की यहां पर पॉपुलेशन है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है लेकिन एरिया बहुत ज्यादा है। यहां तिब्बत को दूसरे तौर पर देखें तो आपको यहां पर लगेगा कि तिब्बत जो है वहां वाटर रिसोर्सेस जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, दूसरे रिसोर्सेस जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, और सबसे बड़ी बात तिब्बत के अंदर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहां पर मौजूद है। यहां ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन तिब्बत की मौजूद है। अब असलियत में यहां तिब्बत को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि अगर चाइना पहले दिन ही, या माओ जेडोंग जो चाइना के उस समय पर लीडर थे, वो अगर देखें तो तिब्बत उस समय पर एक ऑटोनोमस स्टेट था। लेकिन यहां हान चाइनीज, यहां देखेंगे कि असलियत में
मोटे तौर पर इस पूरी इकोनॉमी के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? तो आंसर आएगा कि मैक्सिमम पानी जो चाइना के अंदर बड़ी बड़ी नदियां यांगसी से लेकर हुआंगहो तक की जो भी रिवर्स हैं वो सारी की सारी तिब्बत से बड़े तौर पर निकल रही है। दूसरा, अगर चाइना यहां पर नंबर 1 बनना चाहता है, चाइनीज एक एरा को देखना चाहता है, लॉन्ग टर्म या विजनरी अप्रोच यही है कि अगर आप देखना चाहेंगे तो यहां आपको खुले तौर पर नजर आएगा कि चाइना का सबसे बड़ा और पावरफुल और कॉम्पिटेंट कहें या एंशिएंट या हिस्टोरिकली सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो यहां अगर हम इसे चाइना को मान लेते हैं ऐसे, और ये पूरा इलाका चाइना का अगर है, जो मेनलैंड चाइना आप जिसे कहेंगे, मेनलैंड चाइना जिसे आप कहेंगे, अगर यहां पर माओ जेडोंग जैसा विजनरी लीडर खड़ा हुआ है, वो कहेगा कि मुझे नंबर 1 चाइना बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया या तो उसके सामने सबसे पहली जो रेस सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है वो है रशिया। लेकिन रशिया की खास बात यह है कि रशिया की मैक्सिमम या फिर 90% पॉपुलेशन जो है वो यूरोपियन पार्ट में रहती है और उसका यहां साइबेरियन रीजन से कोई खास मतलब नहीं है। यहां तो 1 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर से भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी इन हान चाइनीज लोगों को रशिया के इस रीजन से कोई खास टेंशन नहीं है। और वैसे भी इस टाइम पर जो रशिया था वो यूएसएसआर था, जो उस टाइम पर एक सुपर पावर था, वर्ल्ड वॉर की विक्टोरियस पावर था। तो मेनलैंड चाइना कभी भी यूएसएसआर से तो सीधा भिड़ने वाला था नहीं, हालांकि भिड़ा था एक बार। और दूसरा, अगर आप इस इंडो चाइना रीजन को देखेंगे तो हिस्टोरिकली इस इंडो चाइना रीजन ने कभी भी ना तो चाइना को चैलेंज पोज किया, ना ही इंडिया को चैलेंज पोज किया। जापान हिस्टोरिकली एक छोटा देश रहा, सिर्फ 19th और 20th सेंचुरी में जापान का राइज देखने को मिला, लेकिन फिर भी एक छोटा देश है तो उसको कभी भी डोमिनेट किया जा सकता है। सोचकर देखिए, यहां पर एक इंडिया, सिर्फ और सिर्फ इंडिया एक ऐसी बड़ी सिविलाइजेशन है, ऐसी बड़ी एक रेस, या रेस तो नहीं कहेंगे सिंगल, लेकिन सिविलाइजेशन है जो कि एंशिएंट पीरियड यानी हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो चाइना से अक्सर कॉम्पिटिट करती हुई नजर आई है। अब ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अपनी हिस्ट्री रही है चाइना के कंपैरिजन में, और ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये हमेशा से चाइना का इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के अंदर एक राइवल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में सोच कर देखिए, कोई भी हिस्ट्री को जानने वाला या कोई भी एक इंसान वो ये कहेगा कि ये एक ऐसा इलाका है जो कि या ये तिब्बत है। तिब्बत जो है वो कल्चरली किसके क्लोज है? तिब्बत नॉर्मली या यूं कहें कल्चरली इंडिया के क्लोज था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि उसका रिलीजियस फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो यहां तिब्बत में बुद्धिस्ट रहते थे और बौद्ध जो थे वो बोध गया से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी अक्सर छोटे देशों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हालांकि अलग से यहां पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन अभी भी जो इंडिया बचा है वो अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो चाइना को इन्फ्लुएंस कर सके या चाइना को कॉम्पिटिट कर सके। तो आप सोचकर देखिए, उसी माओ जेडोंग ने अपनी पावर्स को या अपनी टेरिटरीज को रिक्लेम करना शुरू किया, दोबारा से क्लेम करना शुरू किया कि भाई ये टेरिटरी मेरी, ये मेरी, ये मेरी और ये मेरी। ये सारी टेरिटरीज के ऊपर अपना जब दावा ठोकना शुरू कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उसमें तिब्बत भी था।
यहां आपको समझने की जरूरत है, ये वो दौर था जब इंडिया भले ही नया नया आजाद हुआ था, लेकिन अभी भी उसकी नेवी और उसकी आर्मी, इंडिया की नेवी और इंडिया की आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ये रियलिटी है। अगर इंडिया की नेवी और आर्मी स्ट्रांग थी तो यहां जब 1950 के अंदर तिब्बत के ऊपर जब चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया और 1954 तक आते आते पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो यहां पर भारत की लीडरशिप नेहरू को सोचना चाहिए था। आज तक बीजेपी वालों को देखें या कोई भी नेशनलिस्ट जो आज के सिनारियो के अंदर नेहरू की सिचुएशंस को या नेहरू का क्रिटिसिज्म करते हैं, वो नेहरू का क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं कर रहे, वो नेहरू का क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें कोई पर्सनल दुश्मनी, असलियत में नेहरू की उस एक गलती की वजह से, नेहरू की उस एक गलती की वजह से जिसमें उन्होंने प्रो इंडिया या यूं कहें इंडिया की डेवलपमेंट के चलते बहुत ज्यादा मॉडरेट अपने डिसीजंस रखे और चाइना को खुश करने माओ जेडोंग जैसे लीडर्स को, जो एक बहुत ही एस्पिरेशंस और एग्रेसिवली अपनी एस्पिरेशंस को पूरा करने वाले लीडर्स को खुश करने की एक पॉलिसी अपनाई और तिब्बत के मामले में अपनी आंखें बंद किए रखी और तिब्बत के ऊपर माओ जेडोंग को कब्जा कर लेने दिया गया। अब सोचकर देखिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस से कि असलियत में आज के दिन अगर तिब्बत के ऊपर चाइना का कब्जा नहीं होता और ये पूरा का पूरा जो इलाका तिब्बत का है ये एक ऑटोनॉमस स्टेट होता, तो पॉसिबली चाइना का जो बॉर्डर है वो अरुणाचल के छोटे से हिस्से से लग रहा होता, ठीक है, और चाइना की वो दुश्मनी इंडिया से नहीं होती जो आज के दिन है। आज चाइना भूटान के 40% इलाके पे दावा ठोक रहा है, नेपाल की टेरिटरी पे दावा ठोक रहा है, लेह लद्दाख में हमारे आमने सामने खड़ा है। सोच कर देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि असलियत में मेनलैंड चाइना यहां पर है और इंडिया जो पॉसिबल थ्रेट चाइना के लिए हो सकता था माओ जेडोंग की नजर में 1950 में ही 2020 की सिचुएशन को उन्होंने सोचा, उस बंदे ने सोचा और तिब्बत पर कब्जा करके अपनी सेनाएं यहां इस बॉर्डर पर खड़ा कर दिया। यानी इंडिया को अब यहां पर आप देखेंगे कि इस जगह से लड़ना पड़ रहा है, वरना इंडिया अगर अगर पार्ट होता तो शायद यहां इस इलाके में इंडिया की फोर्सेस इस रीजन में होती और यहां से चाइना के ऊपर दबाव होता। और अगर इंडिया की फोर्सेस ना भी होती तो कम से कम तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन होता, दोनों देशों से बराबर की दूरी रखता और कहीं ना कहीं तिब्बत और इंडिया और चाइना के बीच में वो टेंशन ना होती जो आज के दिन देखने को मिल रही है। तो चाइना यहां ना खड़ा होता हमारे बॉर्डर के, वो इस इलाके में कहीं पर होता और पॉसिबली इंडिया और चाइना तिब्बत के उस ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ रहे होते जो चाइना के डायरेक्ट बॉर्डर पे था। लेकिन एक गलती ने पूरे सिनारियो को बदल के रख दिया और आज के दिन इसे अगर बड़े नक्शे पर देखें, जो चाइना यहां पर खड़ा हुआ है इस तिब्बत के बॉर्डर को अगर काउंट कर लेते तो वो चाइना यहां से आगे ना बढ़ता और ये एक बफर जोन होता, दो देशों के बीच की टेरिटरी होती, ना तेरी ना मेरी होती। नेहरू जी ने यह गलती की थी। अब इसको आप कंपेयर करते हैं अगर पुतिन से, तो असलियत में आप शॉर्ट में देखिए कि पुतिन क्यों लड़ रहे हैं, तो आपको यहां पर वही चीज समझ में आएगी कि असलियत में पुतिन ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल रशिया ताकतवर दोबारा होगा, आज बुरा समय है तो कोई बात नहीं, यहां रशिया है। अब नाटो कंट्रीज जो हैं, इन छोटे छोटे
लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन 3 देशों के ऊपर कब्जा करके ये अमेरिका के पाले में जा चुके हैं। यानी अमेरिका यहां अपनी मिसाइलें तैनात कर चुका है। यहां अमेरिका अपनी मिसाइलें तैनात कर चुका है। बेलारूस को जबरदस्ती रोका गया है, वरना बेलारूस के अंदर भी मिसाइलें तैनात हो जानी थी। लेकिन दूसरे तौर पर देखेंगे तो पोलैंड नाटो के फेवर में जा चुका है, तो पोलैंड में मिसाइलें, यहां ये जो हंगरी और स्लोवाकिया वगैरह है, यहां पर भी चेकोस्लोवाकिया के अंदर भी उसमें शामिल हो चुका है नाटो में, और रोमानिया भी नाटो में शामिल हो चुका है। अब पुतिन यही कह रहे हैं कि तुमने यहां पर अपने नाटो नेशंस या मिसाइलें लगा दी हैं, और ये एक बफर जोन है बेलारूस और यूक्रेन वाला, ठीक है। अब आप यहां अगर मोटे तौर पर देखें तो रशिया यही तो कह रहा है कि भाई असलियत में यहां इसे बफर जोन बनाओ, यानी नाटो यहां तक आ गया है, ठीक है, नाटो ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया, ठीक है, और नाटो नॉर्वे तक मौजूद है, ठीक है। यहां इस स्वीडन के अंदर और फिनलैंड के अंदर यहां पर ये बफर जोन बनाओ, ये जो इलाका है ये भी बफर जोन बनाओ, और यहां पर भी नहीं आओगे। और नाटो कह रहा है कि यहां बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, इनके अंदर भी हम आएंगे। रशिया कह रहे हैं, और खासकर पुतिन, कि भैया तुम यहां आओगे और तो तुम्हारी मिसाइलें इस इलाके के अंदर मौजूद होंगी, और अगर तुम्हारी मिसाइलें इस इलाके में मौजूद होंगी तो मेरी जो मॉस्को राजधानी है वो यहां आपकी मिसाइलों से कुछ 2 से 3 मिनट की दूरी पर होगी। और अगर आपकी मिसाइलों से 2 से 3 मिनट की दूरी पर होगी, मैं हमेशा नाटो से इनसिक्योर रहूंगा, और अगर इनसिक्योर रहेंगे तो हमारी अपनी सॉवरेनिटी तो कुछ रहेगी ही नहीं। और जिस तरीके से तुम हमें दुश्मन समझ रहे हो, तुम हम पे कभी भी हमला कर सकते हो, क्योंकि इतिहास तो हमारा दुश्मनी भरा है। इसलिए बेलारूस खुलकर यूक्रेन के फेवर में पुतिन के फेवर में है ही है। अगर यूक्रेन जैसे फेवर में नहीं आया तो यूक्रेन पर हमला करना शुरू, और उन इलाकों को अलग देश बना दिया गया जो रूस के फेवर में थे, और धीरे धीरे पूरे यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने की तैयारी है। आप खुद एक बहुत ही नॉमिनल स्ट्रेटेजिस्ट की फॉर्म में सोचकर देखिए, अगर तिब्बत के सिनारियो को यहां देखा जाए तो जो काम 1950 में जवाहरलाल नेहरू कर देते और उस समय चाइना का विरोध करते और एक और लड़ाई उस पर थोप देते, तो शायद चाइना आज लेह लद्दाख में हमारे सर पे ना बैठा होता। उन्हें यही करना था जो आज पुतिन कर रहे हैं। दुनिया भले ही उन्हें मानवता और पता नहीं कौन कौन से पाठ पढ़ा रही हो, लेकिन देखो, देशों की जब लड़ाई होती है तो वो मानवता का कत्ल करके ही आगे बढ़ते हैं। देशों के इंटरेस्ट के सामने मानवता का कोई लेना देना नहीं होता। देशों के इंटरेस्ट्स के सामने जब 2 से ज्यादा देश आपस में लड़ रहे होते हैं तो उनका मानवता से बहुत ज्यादा सा लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ केवल अपने इंटरेस्ट देखते हैं, अपने भविष्य की सिक्योरिटी देखते हैं। तो इसे समझिए, मैंने जिस थंबनेल को बनाया उसका बॉटम लाइन ये है कि जो काम नेहरू ने नहीं किया, वो काम पुतिन अपने देश के लिए कर रहे हैं। आज जो पुतिन का विरोध करने वाले रशियंस है ना, आज से 20, 25, 50 साल बाद जब पुतिन को याद किया जाएगा तो इन्हें हीरो की तरह याद किया जाएगा। आज भले ही आपको ये विलन लग रहे हो, हीरो की तरह है, क्योंकि अमेरिका जब आपके सर पे रशिया के सर पे चढ़ने की तैयारी कर रहा है तो पुतिन ने अमेरिका और नाटो को उसकी औकात दिखा दी है। बाकी वक्त बताएगा कहां तक ये मामला सक्सेसफुल होता है, लेकिन मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी करनी थी, वो एनालिसिस करना था, वो आपके सामने कर दिया कि भैया पुतिन ने औकात दिखा दी, रोक दिया कि ये बफर जोन रहेगा, डीमिलिटराइज्ड रहेगा या फिर रशिया के फेवर में रहेगा।
और तुम्हारी मिसाइलें पोलैंड तक आ गई हैं, ठीक है, इससे आगे आएंगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यही पूरा सिनारियो है, यही पूरी स्ट्रेटेजी है, लोकेशन है, या यही पूरा एक डील है। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।